वीडियो बड़ा ही शानदार और जानदार और मजेदार होने वाला है। टेस्ट में एकदम बेल्ट्रॉन में जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम होता है सेम पैटर्न पे ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रश्न का उत्तर आप दिए हैं वो सारा यहाँ दिख जाएगा। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये सारा आपको दिख जाएगा। लिखित में से कौन सी तकनीक, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक स्थित दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है। एक डिवाइस मोबाइल है, ठीक है, और दूसरा डिवाइस मोबाइल या लैपटॉप होगा और इसके बीच में जो है डाटा को ट्रांसफर करना है। क्या करना? वीडियो बड़ा ही शानदार और जानदार और मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से बताया जाएगा और इससे प्रश्न में अगर कोई टफ प्रश्न भी होगा उसको भी बहुत आसानी से समझाया जाएगा और हर एक शब्द को आसानी से समझाया जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो में मात्र 15 को आंसर दिया जाएगा। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, MSSP कंप्यूटर सेंटर के वेबसाइट पे चले आएंगे और जो स्टूडेंट MSSP का है वो स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, जैसे आपका वेब पेज ओपन होगा और उसके बाद जो है लॉगिन पे क्लिक कर देंगे यूजर आईडी और पासवर्ड देकर और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट देखिए, यहाँ पर हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में एकदम बेल्ट्रॉन में जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम होता है सेम पैटर्न पे ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उन लोगों को पता होगा जो MSSP के स्टूडेंट है, ठीक है, सेम टू सेम। इसका भी एक वीडियो हम बना के डाल देंगे ऑनलाइन एग्जाम कैसे कराते हैं। तो ये देखिए, ऑनलाइन एग्जाम अगर आपको देना होगा तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्जाम देंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन आंसर करना है तो इसके लिए रिजल्ट पे जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए जो भी एग्जाम दिए हैं उनका कितना नंबर आया है, सारा कुछ इसमें बताया गया है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन पे आना है। सॉल्यूशन पे जैसे ही आएंगे तो जो भी प्रश्न का उत्तर आप दिए हैं वो सारा यहाँ दिख जाएगा। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये सारा आपको दिख जाएगा। चलिए, तो एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छे से डील करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक स्थित दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए, एक डिवाइस मोबाइल है, ठीक है, और दूसरा डिवाइस मोबाइल या लैपटॉप होगा और इसके बीच में जो है डाटा को ट्रांसफर करना है। क्या करना है? ट्रांसफर करना है। दोनों नजदीक रखा हुआ, तो इसमें से कौन सा टेक्निक ले है ना कि डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए, मतलब ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? ब्लूटूथ। आपके मोबाइल में ब्लूटूथ दिया हो रहता है, उसका काम है डाटा को ट्रांसफर करना। डाटा के रूप में आप फाइल ट्रांसफर करिए, फोटो ट्रांसफर करिए, वीडियो ट्रांसफर करिए, ऑडियो ट्रांसफर करिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें देखिए एक ऑप्शन है वाईफाई। कौन सा ऑप्शन है? वाईफाई। तो वाईफाई क्या है? तो वाईफाई से आप लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को आप लोग नेट कनेक्ट करते हैं। तो नेट कनेक्शन का एक प्रकार है। ठीक है, उसके बाद 4G। तो 4G क्या है? तो एक नेटवर्क का प्रकार है। ठीक है, आप नाम सुने 4G 5G 3G है ना, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब एक और बच गया RFID। ठीक है, RFID क्या है? तो R का मतलब होता है रेडियो। क्या होता है? रेडियो, है ना। और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हिंदी तरंग होता है। तो आप लोग नाम सुने होंगे रेडियो तरंग। तो इसका यूज कहाँ पर होता है? तो इसका यूज जो है आप देखे होंगे मॉल में होता है। आप कोई सामान खरीदेंगे तो वहां पर एक स्टिकर सटा हुआ है, स्टिकर में बार कोड दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज रहता है, एक रहता है
रेट लिखा हुआ रहता है किसी भी प्रोडक्ट का, और इसमें एक RFID भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कोई अगर सामान चोरी कर कर गेट के पास जाता है तो गेट पर क्या लगा हुआ रहता है, RFID। तो यहाँ से मैच करता है कोड। अगर आपने सामान चुराया होगा तो आवाज आएगा, घंटी बजेगी। ठीक है, तो इससे आपको है ना चोरी करने में नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप सामान खरीदते हैं तो स्टिकर जो है दुकान मॉल वाले हटा देते हैं सामान से। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, यह नियंत्रित करने के लिए उपयोगकर्ता अपनी वर्कबुक की संरचना के अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह से कार्य करे कि इसके लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए। इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। कैसे, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको जानना है वर्कबुक। क्या जानना है, वर्कबुक। और इसमें एक शब्द आया है शीट, और इसमें यहाँ पे एक शब्द आया है वर्कबुक की संरचना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या लिखेंगे इंग्लिश में, स्ट्रक्चर, है ना, और वर्कबुक यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, वर्कबुक किसको कहते हैं, तो जो MS एक्सेल का फाइल होता है, MS एक्सेल का फाइल होता है उसको क्या कहते हैं, वर्कबुक। और MS एक्सेल के अंदर जो पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीट। तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक सीट रहता है, लेकिन सीट की संख्या जो है आप बढ़ा सकते हैं, समझिए ना। और वर्कबुक स्ट्रक्चर का काम क्या है, तो सीट में आपको क्या करना है कि बहुत सारा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, रोक लगाना है। तो कैसे आप लगाइएगा, कैसे लगाइएगा, तो आप लगाइएगा पूरे वर्कबुक में लगाइएगा, प्रोटेक्ट करिएगा। तो कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ, तो एक्सेल वाले फाइल में आना पड़ेगा। इसके लिए एक्सेल का फाइल हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप जाइएगा कहाँ पर, तो फाइल में जाना है। उसके बाद आपको आना है इन्फो पर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कबुक, है ना, और इसके अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। यहाँ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो आपका सही आंसर इस प्रश्न के लिए क्या होगा, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, तो वर्कबुक स्तर की सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, MS एक्सेल 2016 में ऑब्जेक्ट के संरेखण को डॉट डॉट मेनू से सेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बढ़िया से पढ़िएगा, यहाँ पे संरेखण लिखा हुआ है। तो जैसे संरेखण मिलता है तो दिमाग में आता है कि अलाइनमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में, अलाइनमेंट के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा एक शब्द देकर, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, इसको देकर शब्द को प्रश्न को घुमा दिया है। ठीक है, ये शब्द आ गया तो प्रश्न घूम गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है अलाइनमेंट को देखकर सही आंसर फॉर्म करेगा। ठीक है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक्सेल का फाइल जो है ओपन कर लेते हैं। देखिए होम में हम आते हैं। ठीक है, तो होम में अलाइनमेंट है, लेकिन ये अलाइनमेंट किस लिए है, तो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, यानी कि सेंटर में करना है तो सेंटर में करिए, अगर आपको लेफ्ट में करना है लेफ्ट में करिए, राइट में करना है राइट में। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो पिक्चर हो गया या शेप हो गया या चार्ट हो गया, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है, तो ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो पेज लेआउट पे जाएंगे। लेकिन उसके पहले कोई आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रिक, उसके बाद दूसरा स्टेप ले लेते हैं कोई भी स्टेप। चलिए इनको अलाइन करना है, क्या ना, तो दो का सेलेक्ट करेंगे, दो का क्या करेंगे, सेलेक्ट। कैसे होगा, तो एक दबा के ना सेलेक्ट कीजिएगा। अब उसके बाद इसको अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, पेज के पास, और उसके बाद देखिए
देखिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे कि सीट, ठीक है, सीट और लॉक किए गए सेल्स यानी कि दो चीज को क्या करना है और सुरक्षित रखना है। तो इसके लिए कौन सा दवाई अपनाया जाए वो भी कलम में, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक, उसके बाद प्रोटेक्ट करेंसी, ठीक है। तो इसका क्या स्टेप है, आप स्टेप को भी एक नजर देख लीजिए। देखिए एक्सेल वाला फाइल हम ओपन कर रहा है और उसके बाद आपको फाइल में जाना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, तो देखिए यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन होगा, इन्फो में चले गए, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है प्रोटेक्ट करेंसी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लॉक से लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट से लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर एटी होगा, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब विंडोज एक्सपी में विंडोज एम दबाते हैं तो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज एक्सपी हो, कोई भी हो, समझिए सब में विंडोज प्लस एम करिएगा तो जितना भी यहाँ पे प्रोग्राम है वो सब के सब छोटा हो जाएगा, यानी कि मिनिमाइज होगा और मिनिमाइज होके टास्क बार चलेगा। देखिए हम विंडोज प्लस एम दबा रहे हैं कीबोर्ड की, प्लस एम करते हैं, देखिए छोटा हो गया, सारा ही चला है टास्क बार पर, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, चला है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सभी विंडो को छोटा करता है, विंडो एम से सभी विंडो को छोटा करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है पावर पॉइंट से। एमएस पावर पॉइंट में आप कहां से थीम ढूंढ सकते हैं, इसका सही आंसर है डिजाइन का ऐसे। तो देखिए इसके लिए पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे डिजाइन में, डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे देख लीजिए थीम्स है, मेल मर्ज से है, तो मेल मर्ज के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, उसी से रिलेटेड आपका ये प्रश्न है। देखिए मेल मर्ज का यूज किस लिए होता है, तो मेल मर्ज का यूज इसलिए होता है कि कोई कंपनी है उसमें 100 लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सभी लोग को छुट्टी का मैसेज देना है, तो सबको एक ही बार संदेश भेजना है, तो उसके लिए मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मेल मर्ज में 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला चीज होता है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है मेन डॉक्यूमेंट, क्या नाम है, मेन डॉक्यूमेंट। चलिए सेकंड क्या होता है, डेटा सोर्स, है ना, डेटा सोर्स। थर्ड क्या होता है, मर्ज डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, समझिएगा। मेन डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, तो मेल मर्ज पर जिसपे हम लोग लेटर टाइप करते हैं, ठीक है, जो एमएस वर्ड का पेज होता है जिसपे हम लोग लेटर टाइप करते हैं, ठीक है, वो जो है क्या कहलाता है, मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये लेटर किन लोगों के पास भेजना है ना, तो उनका पूरा जो डिटेल्स लिखाता है, डिटेल्स के रूप में नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कांटेक्ट नंबर हो गया, ये सारा डिटेल्स लिखाता है, टाइप होता है, तो वो डेटा सोर्स में होता है, ठीक है। अब मर्ज डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, तो सारे कुछ को लिखने के बाद, है ना, डॉक्यूमेंट को मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि फाइनल डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये तीनों चीज समझ में आ गया तो ये प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, मेल मर्ज में मर्ज डॉक्यूमेंट और डाटा स्रोत का एक संयोजन है, ठीक है। तो मर्ज दस्तावेज आपको दिया है, डाटा सोर्स भी दिया है, तो इसमें से तीसरा कौन होगा, तो इसका सही आंसर होगा मुख्य दस्तावेज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए चार्ट से प्रश्न है, एमएस वर्ड या एक्सेल में चार्ट रहता है, चार्ट समान रूप से परावर्तित अक्ष पर, है ना, समय के साथ सतत डाटा दिखाना है, वो महीना, तिमाही, वित्तीय वर्ष जैसे समान अंतराल पर डाटा को रुझान दिखाना है, ठीक है। तो जैसे अभी आईपीएल हो रहा था, तो आईपीएल में यहाँ पे स्कोर बोर्ड रहता है, ठीक है, जो कौन सा खिलाड़ी कितना रन लगाया है ना, तो यहाँ पे रहता है। तो आप देखे होंगे कि उसमें जो है लाइन से यहाँ पे दिखाता है, इस तरह से सबका कंपेयर करता है, तो एक रुझान तरह से दिखता है ना।
अजीब सा दिखता है। अजीब सा दिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, रुझान। इसमें डेटा खोजने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। किसकी वजह से टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लाइन लगता है। ठीक है, तो जब भी रुझान शब्द आ जाएगा चार्ट के लिए तो आप सही आंसर क्या करिएगा, लाइन पे टिक लगा दीजिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर है कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसे आप लोग कहिएगा तो प्रिंटर का एक अलग सा वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, प्रिंटर क्या है तो आपको पता होगा, कोई पेज या फिर फोटो को छपाई करना है तो इसके लिए प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रिंटर होता है दो प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट होता है और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ये सब क्या होता है तो प्रिंटर वाले क्लास में अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत लेजर प्रिंटर आता है। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट में दो इंपॉर्टेंट प्रिंटर होता है। पहला का नाम होता है लेजर, दूसरा का नाम होता है इंकजेट। ठीक है, अब देखिए लेजर में टोनर का यूज होता है। जो प्रिंट होता है टोनर से ही प्रिंट होता है ब्लैक कलर का, और इंकजेट में इंक से प्रिंट होता है और इसमें 4 कलर का इंक लगता है और इसमें एक ही टोनर लगता है जिसको हम लोग आम भाषा में पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, टोनर शब्द आ जाएगा तो लेजर प्रिंटर यूज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको बोलते हैं, तो जिसमें पिक्चर हो, शेप हो, है ना, वो किसमें होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा C++ होगा। C++ क्यों होगा, तो अगर आप लैंग्वेज सीखिएगा तो इसमें आपको बहुत ऑब्जेक्ट वाला ही ज्यादा सिखाया जाता है और इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, बाकी बेसिक हो गया, फोरट्रान हो गया, कोबल हो गया, तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग भाषा है बहुत बेसिक टाइप का है। ठीक है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट का यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉट डॉट एक खोज सुविधा भी सम्मिलित करता है ना, खोज की सुविधा सम्मिलित करता है जो उपयोगकर्ता को हार्ड ड्राइव पर फाइलों के स्थान अनिश्चित होने पर उन्हें आसानी से खोजने और स्थान जानने की सुविधा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सर्च बॉक्स। ठीक है, तो सर्च बॉक्स एक ऐसा सुविधा है जो किसी भी फाइल को आसानी से खोज सकता है। ये कहाँ रहता है, तो इसके लिए यहाँ पर चलिए इसका शॉर्टकट भी बताते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Windows+E। हम Windows+E करते हैं तो दिस पीसी का आइकन खुलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्च बॉक्स है। ये सर्च बॉक्स का क्या काम है, तो इस पे कुछ भी टाइप करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर जो फाइल, फोल्डर, फोटो, पिक्चर कुछ भी रहेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसका शॉर्टकट भी होता है F3। क्या होता है, F3, याद कर लीजिएगा। सर्च बॉक्स का शॉर्टकट की क्या होता है, F3 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। MS ऑफिस 2016 में किस स्टेप पे मेल मर्ज विजार्ड में डॉक्यूमेंट के प्रकार को चयनित करता है ना। यहाँ मेल मर्ज का 6 स्टेप होता है, उसमें से कौन सा स्टेप में डॉक्यूमेंट के प्रकार को चयनित करते हैं, डॉक्यूमेंट का प्रकार। तो इसका सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेलिंग्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे साइड में देखिए मेल मर्ज खुला और यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप का हिंदी क्या होता है, मेल डॉक्यूमेंट का प्रकार चयन, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसा हिंदी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट के प्रकार को चयनित किस स्टेप में है, मेल मर्ज का, तो फर्स्ट स्टेप में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ए वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को कॉपी करना है। ठीक है, संपूर्ण वर्कशीट को क्या करना है, कॉपी। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, मूव या कॉपी चुने। ठीक है, ये सब टोटल गलत आंसर है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए एक यहाँ पे हम बुक 2 खोले हुए हैं, है ना,
और एक यहाँ पे बुक 1 खोले हुए, ठीक है। यहाँ पे बुक 1 में सीट की संख्या 1 है और बुक 2 में भी देख लीजिए कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पे सीट की संख्या एक और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और इसको रिनेम करना है तो आप रिनेम भी कर सकते हैं। कैसे? तो इसी पे राइट क्लिक करिएगा। क्या करिएगा? राइट क्लिक, यहाँ पे रिनेम करते हैं। उसके बाद जो आपको नाम देना है नाम दे दीजिएगा। हम नाम एके दे रहे हैं। उसके बाद इंटर कर दिए, ठीक है। अब एके नाम का जो सीट है ये देखिए बुक 2 में है ना, तो बुक 2 की जगह पे बुक 1 पे करना है, यानी कि बुक 1 के पास भेजना है। कैसे भेजेंगे वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी पे राइट क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन में क्या है, मूव और कॉपी है, क्या है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको कहाँ भेजना है, तो हम अभी बुक 2 में है, हमको कहाँ भेजना है, बुक 1 में, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे बुक 1, ठीक है। अब उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो देखिएगा ये जो है बुक 1 में चला गया, देखिए, ठीक है। तो प्रश्न आप फिर से पढ़ के और इस चीज को समझ के है ना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देखिए एमएस एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को कॉपी करना है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, मूव या कॉपी चुने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल 2016 निम्न से कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूल बार का भाग नहीं है, तो ए वाला है, ए भी है और ए भी है, ठीक है, लेकिन ए नहीं है। इससे क्या होता है, सॉर्टिंग होता है। कोई भी डेटा को हम ए टू जेड में सॉर्ट करते हैं, यानी कि अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है देख लीजिए, यहाँ पे एक्सेल में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला सिंबल है ना, उसका बी से क्या होता है, बोल्ट। इतना दूरी फॉर्मेटिंग टूल बार है, ठीक है, इतना दूरी फॉर्मेटिंग टूल बार है। और यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिया हुआ है ए टू जेड वाला, ए वाला, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सॉर्टिंग का काम होता है। डेटा को अरेंज करते हैं ए टू जेड के फॉर्म में या जेड टू ए के फॉर्म में। तो आप जो है इस तरह से पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है विकल्पों में, लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। विकल्पों में दिया गया कौन सा सूत्र निम्नलिखित के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, इक्वल सबको जोड़ा गया है। क्या किया गया है, सबको जोड़ा गया है। कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सम। उसके बाद D1 से है ना D6 को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बीच में अनुपात का चिन्ह आता है, अनुपात का सिंबल आता है, ठीक है। अब प्लस का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे टोटल नहीं लिखते हैं फॉर्मूला में, नहीं ऐड लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला में, इक्वल देते हैं, सम देते हैं। उसके बाद D1 से अनुपात D6 तक सेलेक्ट करते हैं। अनुपात का मतलब होता है रेंज, ठीक है, प्लस नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए, तो अगर इसको जो है आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक्सेल वाला फाइल ओपन करके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं, अब इस सबको मान लीजिए जोड़ना है, तो क्या करेंगे, तो इक्वल करिएगा, उसके बाद सम करिएगा, फिर ब्रैकेट देंगे और उसके बाद आपसे क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है ना, तो नंबर, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, D1 और उसके बाद क्या है, अनुपात है, ठीक है। उसके बाद जहां तक आप सेल लीजिएगा सेल का नाम आएगा, उसके बाद इंटर करिएगा, देखिए जुड़ जाएगा। हमने यहाँ पर D5 तक लिया है, लेकिन आप प्रश्न में देखिए तो यहाँ पर D6 तक है। कोई बात नहीं है, आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक है, समाप्त करना।